नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। लखनऊ से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर बजीर हसन रोड पर स्थित एक 5 मंजिला आलिया अपार्टमेंट गिरने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने पूर्व मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजीश शाहिद को हिरासत में लिया है। इस अपार्टमेंट को शाहिद मंजूर ने उनके भतीजे मोहम्मद तारिक और बेटे नवाजिश शाहिद ने खरीदा था और पुलिस ने शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को हिरासत में लेकर 1 घंटा पूछताछ भी की। दरअसल रात के करीब 1:30 बजे अपने साथ पुलिस ने लखनऊ लेकर आई और अलाया अपार्टमेंट को यजदान बिल्डर्स ने दरअसल बनवाया था। अब मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जेकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हजरतगंज के वजीरगंज हसन रोड पर बने इस अलाया अपार्टमेंट के गिरने से उसके भवन मालिक मोहम्मद तारिक, नवाजिश शाहिद और उनके साथ ही उस अपार्टमेंट के बनाए गए बिल्डर्स यजदान पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। पुलिस के मुताबिक भूतल पार्किंग में पानी का रिसाव हो रहा था और इसीलिए ड्रिलिंग मशीन से खुदाई की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक अंडरग्राउंड एक कमरे का भी निर्माण कराया जा रहा था और आशंका यह है कि इसी दौरान इमारत का फाउंडेशन ग्रिड डैमेज हुआ है। इसकी वजह से पूरी इमारत ढह गई और मलबे से 30 से अधिक लोग दब गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। अब तक 14 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। बिना बारिश है और साथों की घर से बाहर है। एक मरीज को सर में इंजरी थी, ब्लीडिंग हुई है और दवाई चल रही। विशेषज्ञ चिकित्सक मौके पर है और हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। लखनऊ के सारे हॉस्पिटल्स को हमने अलर्ट मोड पे रखा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घटना स्थल पर हम लोग थे अभी तक और अभी तक हम लोगों ने 7 लोगों को अस्पताल यहाँ भेजा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों को सुरक्षित रखें और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। कितने लोग अभी फंसे हैं और ये भी कहा जा रहा कोई है? गिनती हमारे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं, ऐसी अनुमान है कि 20-25 लोग और होंगे और हम लोग कंटिन्यूअस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए शमशाद आलम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शमशाद, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ माहौल है, राहत बचाव कार्य जो वहां पर चल रहा है, क्या स्टेटस है? बिल्कुल बता दें आपको कि ये घटना जो है रात में लगभग जब सूचना बचाव दल को मिली लगभग 7 बजे, और आपको बता दें कि ये इमारत जो है हजरतगंज के वजीरगंज रोड की है, मलाया अपार्टमेंट, जो अचानक ढह गई। मगर सूत्रों से पता चल रहा है कि वहां पे बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है, जिस तरीके से अब दोपहर में कल की 2024 में जिस तरीके से भूकंप की जो थोड़े झटके मिले थे, उसके द्वारा जो है वहां पे क्रैक हो गया था, दीवारें जो क्रैक हो गई थी, मगर उसको ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये जो बिल्डिंग थी 4 माले की, ये पूरी तरीके से ढह गई। इसमें 8 फ्लैट थे, जिसमें 8 परिवार रह रहा था। हालांकि कुछ लोग शाम होने की वजह से जो है कुछ लोग बाहर थे, और जब ये ढाई है तो लगभग कम से कम 25 से 30 लोग अंदर फंसे होने की सूचना पूरी तरीके से मिलती नजर आई। हालांकि बचाव दल जो है वो मौके से मौजूद पहुंच चुका था। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पर टोटल जो है दोनों टीमों को लगाया गया और पुलिस प्रशासन भारी फोर्स से वहां मौजूद था। लगभग 7-8 जो है वहां पे क्रेनें लगाई गई थी मलबा हटाने के लिए। जो पास में जो घर बने थे अपार्टमेंट, उनकी दीवारों को काट के और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पे जो है रेस्क्यू टीम जो है पूरी तरीके से करती नजर आई। हालांकि इसमें जो है लगभग 14 लोगों को बचा लिया गया अभी तक, और 3 लोग जो सीरियस हैं उनकी सूचना जो है अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। काफी लोग और भी लोगों को निकालने की पूरी तरीके से प्रयास कर रही बचाव टीम। तो शमशाद, जिस तरीके से यहाँ पर ये खबर सामने आई है और उसके बाद हिरासत में भी लिया गया है सपा विधायक के बेटे को, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से पूर्व में विधायक थे, उनके बेटे के नाम पे ये जमीन थी और उसके द्वारा ये यहाँ पे निर्माण किया गया था। हालांकि उनकी बहन जो थी, सगी बहन, वो भी उस अपार्टमेंट में रहती है और उनका भी पूरा घर परिवार उसी में रहता है, जिसके द्वारा जो है वो भी वहां से ढहा गया। उसमें
उनकी बहन, उनके जो रिश्तेदार थे उनके घर में, उनके हस्बैंड पति थे, वो भी फंसे थे उसी मलबे में। और आपको ये भी बताते कि इस पे पूरी तरीके से सरकार जो है वो जांच कर रही है, और जिस तरीके से अगर कोई भी गलती पाई जाएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो शमशाद, जो लोग वहां पर मलबे में अभी भी फंसे हुए हैं उनके बारे में जानकारी आपसे चाहते हैं कि क्या स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि और कितने लोग अभी भी हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना है, और कितने लोग अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं? आपको बता दें कि लगभग 14 लोगों को जो है वो निकाल लिया गया, हॉस्पिटल के लिए जो है हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। मगर अभी भी जो वहाँ के अधिकारी, आला अधिकारी, उनका साफ तौर से यही कहना है, जो वहाँ के लोग हैं जिन्हें निकाला गया है वो लगातार अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं फोन पे, जो अंदर फंसे हुए हैं। तो लगभग 6 से 7 लोग अभी भी फंसे हुए तो पूरी तरीके से सूचना मिल रही है। शमशाद, जिस तरह की आशंका यहाँ जताई जा रही है कि कमरा बनवाया जा रहा था, ड्रिलिंग कराई जा रही थी, तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या उनकी जो हिरासत में लिए गए विधायक के बेटे, उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है? क्या आपको बता दें कि जिस तरीके से जो वहाँ के लोग हैं उनका साफ तौर से कहना था कि नीचे जो है बेसमेंट जो है उसकी खुदाई हो रही थी, तो कुछ न कुछ ड्रिल कराया जा रहा था, जिसके कारण जो है और लगभग 9 इंची का जो पिलर होता है उस पे वो पूरी बिल्डिंग बनी थी। तो कहीं ना कहीं वो 9 इंची का जो पिलर है उस पे पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी। तो वो उसकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है, और पूछताछ करने के बाद जो है उन्हें छोड़ दिया गया है। विधायक के जो बेटे थे उन्हें छोड़ दिया गया है। हालांकि अभी जो है पूरी तरीके से जांच चल रही है कि किस तरीके से, किस कारण जो है ये बिल्डिंग। और शमशाद, ये बिल्डिंग के नीचे जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही थी, किसकी इजाजत से वो कंस्ट्रक्शन कराई जा रही थी? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो है जिनके नाम पे वो जमीन थी, जिनके नाम पे वो अपार्टमेंट था, जिन्होंने एग्रीमेंट किया था, उनके जो है सहायता से जो है पूरी तरीके से वही जिस तरीके से नीचे बेसमेंट खुदाई हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की जो मर्जी होगी, जिसके द्वारा जो उन्हीं की वजह से जो है पूरी तरीके से काम कराया जा रहा था। और पूरी तरीके से जो है वहाँ पे जो है जो वहाँ के इलेक्ट्रिशियन थे वो भी वहाँ पे पहुंचा था, क्योंकि ऊपर जो भी फैमिली रहती थी उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, क्योंकि वहाँ की लाइट चली गई थी। वो भी वहाँ पे फंसा था। हालांकि वो वहाँ से निकल चुका था, और उसकी जो स्कूटी था, उसका सामान था, वो उसी के नीचे दब गया पूरी तरीके से। तो उसका भी यही तौर पे कहना था कि नीचे कहीं ना कहीं वो काम चल रहा था। वो उसको भी दिखाई दिया कि वहाँ पे कहीं ना कहीं काम चल रहा था, जिसके कारण। पर शमशाद, क्या विकास प्राधिकरण से किसी तरह की इसकी अनुमति ली गई थी? ये इस तरह से क्या ये वैध तरीके से कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा था, या अवैध तरीके से निर्माण कराने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पर? जी बिल्कुल बता दें कि इसमें सूचना तो जो है एलडीओ को सूचना इसमें कोई भी आला अधिकारी को नहीं थी कि जिस तरीके से यहाँ पे निर्माण कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बिना सूचना दिए ये निर्माण करा जा रहा था। मगर अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये बिल्डिंग किसके द्वारा ढाई गई। क्या ये भूकंप की वजह से हादसा हुआ है, या फिर वहाँ पे जो काम चल रहा था उसके द्वारा जो है ये जो है हादसा हुआ है। तो अभी तक पूरी तरीके से जो है ये सूचना नहीं मिल पाई है। हालांकि जांच पूरी तरीके से। तो शमशाद, क्या आसपास की जो इमारत के जो आसपास के इलाका है या जो घर है लोगों के, उनमें भी किसी तरह की दरारें आई हैं, या फर्क पड़ा है इस इमारत के गिर जाने की वजह से? बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से आसपास के जो अपार्टमेंट और घर थे उनको जो है पूरी तरीके से उसमें से आला अधिकारी के द्वारा जो है पुलिस के द्वारा वहां से कुछ जो अगल बगल मकान थे उनको खाली करा लिया गया है। क्योंकि हालांकि उसको खाली कराने की वजह यही में से जो है उस मलबे में जो लोग फंसे हुए थे नीचे के द्वारा निकल के दीवार उनके मकानों की काट के नीचे के द्वारा जो है वहाँ जितने लोग फंसे हैं और भी उन्हें निकाला जाए। मगर आज पड़ोस के जो घर हैं उसको जो है खाली करा लिया गया है। कुछ घरों में जो है वहाँ पे जो है दरारें देखने को मिली है। ठीक है शमशाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। शमशाद आलम हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि आसपास के इलाके से जो घर हैं, जो आसपास के घर थे इमारत के, उन्हें खाली कराया गया है और फिलहाल जांच की जा रही है कि जो पूरा हादसा हुआ है इसके पीछे भूकंप एक कारण है, या फिर जिस तरीके से वहां पर पानी का रिसाव और जो बाकी अन्य तथ्य सामने आए हैं कि वहां पर ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल कराया जा रहा था, एक कमरा बनवाया जा रहा था, तो उसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल जांच का विषय है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है।
और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी शामिल हो रहे हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी दिल्ली पहुंच चुके हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान वो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का हार्दिक स्वागत है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत की ऐतिहासिक यात्रा सभी भारतीयों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। डिजिटल डोमेन और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर इस बीच बातचीत की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि बातचीत के बाद दोनों ही पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए आधा दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अब मिस्र के राष्ट्रपति सीसी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इसमें 5 मंत्री, एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जेएनयू छात्र संघ के द्वारा बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कन्वेंशन की स्क्रीनिंग को लेकर कुछ छात्रों ने एबीवीपी पर कथित रूप से पत्थरबाजी करने का आरोप लगा दिया है। अब जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष ने आरोप लगाया कि स्क्रीनिंग के दौरान एबीवीपी से जुड़े जो छात्र हैं उन छात्रों ने पथराव किया है। तो वहीं एबीवीपी ने जेएनयू छात्र गौरव कुमार ने इस दौरान बताया है कि क्या आरोप लगाने वाले इनके पास कोई सबूत है कि हमने पथराव किया। हमने बिल्कुल भी पथराव नहीं किया है। आयशी घोष ने इस बीच ये भी कहा कि एबीवीपी ने पथराव किया लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। और साथ ही ये भी कहा कि हमने फिल्म की स्क्रीनिंग लगभग पूरी कर ली थी। हमारी प्राथमिकता है कि कैंपस में बिजली बहाल की जाए और हम इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे। खबर अब औरैया से है, जहां पुरानी कलेक्ट्रेट में बनी काशी राम कॉलोनी के अंदर एक शव मिला है। आसपास के लोगों ने जब उन्हें दुर्गंध आई तो उसके बाद जानकारी आने पर बंद कॉलोनी के अंदर चारपाई पर मृत पड़ा युवक दिखा है। पड़ोसियों ने बताया कि करीब 5 से 6 दिन से महावीर दुबे नाम का एक शख्स उन्हें दिखा नहीं था। सूचना पर कोतवाली पुलिस वहां पहुंची जिसने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाँ, ये काशीराम कॉलोनी पुरानी कलेक्ट्रेट का एक आवास है जिसमें एक महावीर दुबे नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी की सूचना मिली थी। इसमें मौके पे आके देखा गया तो प्रथम दृष्टया कोई चोट जाहिरा इसमें बाहर से नहीं दिख रही है। कुछ नाक और मुंह से झाग आते दिख रहे हैं। लोगों ने आसपास बताया कि अकेला रहता था। कुछ साल पहले इसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। जो व्यक्ति अकेला रहता था और स्नैक वैक पीता था, कई दिनों तक घर बंद रहता था। आज पीछे के रास्ते से किसी ने देखा तो एक शीशा टूटा था, वहाँ ये पड़े हुए मिले तो ताला तोड़ के इसको देखा गया है। अभी पंचायतनामा की कार्रवाई। और जालौन से घर आ रहे एक बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। टक्कर लगने की वजह से इस बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई और राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों को भी घटना की सूचना दी गई जिसके बाद से घर में कोहराम है। बुजुर्ग पीएससी के फोर्स में दरोगा था जो कि रिटायर हो चुका था। जालौन से गांव वो अपने घर जा रहा था लेकिन इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा दें कि परिवार में इस वक्त कोलाहल मचा हुआ है, कोहराम है। मृतक को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के कुसमरा गोकलपुरी के बीच का बताया जा रहा है। बेटा ये कब घटना मालूम चली आपको? अभी हमारे पास फोन पहुंचा। कितनी देर पहले? आधा घंटा हो गया। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। निवासी कहाँ के हो? नंगरा के। ये आपके पिताजी किस में थे? पीएससी में थे। वर्तमान पोस्टिंग थी। और आगरा में हिंदूवादियों ने मेहर टॉकीज पर पठान मूवी को लेकर जमकर हंगामा किया है। यहां लगे हुए मूवी के पोस्टर फाड़ दिए गए।
स्याही फेंक कर उन्हें काला कर दिया गया है। काफी देर तक नारेबाजी भी की गई और फिल्म न दिखाने की चेतावनी देकर प्रदर्शनकारी वहां से वापस लौट आए हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर ये तमाम जो संगठन के लोग हैं, यहाँ पर पठान फिल्म के पोस्टर पर यहाँ स्याही फेंकते हुए देखे जा रहे हैं और साथ ही हाथ में झंडा लिए हुए निकल पड़े हैं सड़कों पर। साफ तौर पर चेतावनी दी जा रही है कि अगर इस फिल्म को दिखाया गया, इसकी स्क्रीनिंग की गई तो बहुत ज्यादा बड़ा हंगामा होगा। आगरा में हिंदुवादियों ने यह ऐलान कर दिया है कि किसी भी सिनेमा घर में पठान फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। जब मेहर सिनेमा घर पर पठान मूवी के पोस्टर दिखे तो भगवा झंडा लेकर दर्जनों युवक टॉकीज परिसर में घुस गए हैं। टिकट विंडो और उसके आसपास लगे पठान मूवी के पोस्टरों को फाड़ दिया गया, उन पर स्याही फेंककर काला कर दिया गया और साथ साथ ये चेतावनी भी दी गई कि अगर पठान मूवी दिखाई गई तो अंजाम भुगतना होगा। सूचना पर थाना रकाबगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही प्रदर्शनकारी वहां से नदारद हो गए। युवक सिनेमा घर में फिल्म रिलीज न होने देने की चेतावनी देकर गए हैं। देखिए, बाढ़ पीड़ित पाकिस्तान समर्थक शाहरुख खान और टुकड़े टुकड़े गैंग की जो दीपिका पादुकोण है, इनकी ये मूवी है, इसको किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इसने सनातन भगवा का अपमान भी किया था इस मूवी में, इसलिए इसके मूवी का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा, किसी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। आगरा के किसी भी सिनेमा हॉल में और हॉल संचालकों को खुली चेतावनी है, यदि उन्होंने इसे कल प्रसारण किया तो हॉल का नक्शा बदलने का काम हिंदू महासभा करेगा। आज हमने इसके पोस्टर पर स्याही फेंकी और पोस्टर फाड़ा है। ये हमारा प्रतीकात्मक विरोध है, आगे भी हमारा विरोध। और सीतापुर से खबर है कि यहां पर चोरी और नकबजनी की घटनाओं को रोकने के लिए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक गुले सुशील चंद्रभान के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में थाना मचरहेटा पुलिस टीम ने मिलकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के पास से एक स्कूटी, एक ई-रिक्शा, लैपटॉप, 2 LED टीवी, एक टॉर्च और कई ऐसे चोरी के सामान को बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए कैबिनेट की बैठक के विषय में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 5 फरवरी से शुरू होने वाली विकास यात्रा को लेकर प्रभारी मंत्रियों की समीक्षा बैठक की है और साथ ही साथ समय समय पर समीक्षा बैठक करने के निर्देश भी दिए गए। शिक्षा विभाग में जो संविदा शाला शिक्षक खंड का 5(1) में उल्लेखित था, उसको अब प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक से प्रतिस्थापित करने का तय किया है। इसमें जो अनुकंपा नियुक्तियों में दिक्कत आ रही थी, इस निर्णय के बाद में वो दिक्कत अब दूर हो जाएगी और अनुकंपा नियुक्ति होने लगेगी। आज महत्वपूर्ण सड़कों का बारे में भी कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिए गए। इसमें जो लिए गए हैं, नर्मदापुरम वहासा बावई मार्ग पर SH22 पर तवा नदी पर 4 लेन स्तरीय पुल के लिए जो उसकी लागत राशि 148.97 करोड़ है, उसको भी आज प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। इसी तरह से सिवनी जिले के बंडोल, बांकी, जमुनिया, सागर, चंदोरी कला, मारबोड़ी, रनवेली, जाम कान्हरगांव, हातनापुर, मंडवा, कोहका मार्ग के लिए भी आज कैबिनेट के द्वारा जो आंकलित निर्माण लागत है 108.97 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। सीहोर जिले के बकतरा, भारकक्ष, देहरी, बमोरी, सेमलवाड़ा, नानभेट, खेरी, सिलगन्ना, जोनतला, जैत, सरदार नगर, खतनोरा, सुड़ानिया, बनेटा से शाहगंज मार्ग के लिए भी 121.83 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए कैबिनेट के द्वारा मंजूर किया गया है। सीहोर जिले के बकतरा, सियागहन, सागपुर, रछोड़ा, खोहा, क्वाड़, सलरामू, बोदरा, ग्वाड़िया, नीमटौन, डोगरिया मार्ग के लिए आंकलित निर्माण लागत राशि 108.17 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
मुरैना जिले के एबीसी कैनाल मार्ग के लिए आंकलित निर्माण लागत राशि 106.7 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति योजना के अंतर्गत आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। आज कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास यात्रा 5 से 25 की निकल रही है, वो उस विकास यात्रा के संबंध में सभी प्रभारी मंत्रियों को कहा है कि वो इस विकास यात्रा की समीक्षा 5 तारीख के पहले सभी स्थानों पर हो जाए। कैबिनेट की बैठक के अंदर आज यह भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 तारीख को दिल्ली के अंदर मध्य प्रदेश भवन जो नया बना है उसका लोकार्पण होगा और सभी मंत्रीगण उस दिन दिल्ली में और आगरा में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और आगरा कमिश्नरेट पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी सफलता सामने आई है। यहां संयुक्त टीम ने हथियार तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 पिस्टल बरामद हुई हैं जो मध्य प्रदेश और बिहार में बनकर आती थी, फिर आगरा में बेची जाती थी ये पिस्टल। और इन गिरफ्तार किए गए तस्करों से एसटीएफ और पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश और बिहार से पिस्टल सुरक्षित रखने और पुलिस से बचने के लिए इस गिरोह ने कार में ही एक चेंबर बना रखा था। इसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई है कि कार की कुर्सी के नीचे बने इस चेंबर में ये लोग पिस्टल छिपाकर लाते थे और एसटीएफ पहले भी इन आरोपितों को जेल भेज चुकी है। आगरा पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर एक अवैध हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और जिस गाड़ी में ये लोग लेके जाते हैं वो गाड़ी बरामद की है और साथ में 10 अवैध देसी पिस्टल बरामद किए हैं और गाड़ी में जो स्पेशल उसमें बनाया गया था एक डॉकेट जिसमें कि इन पिस्टलों को ले जाकर रखकर तस्करी किया जा रहा था, वो गाड़ी भी बरामद किया है, जिसमें कुल 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक है कुशाल पुत्र दुर्ग सिंह, दूसरा भगवान पुत्र बनवारी और तीसरा संतोष शर्मा पुत्र मायाराम। ये तीनों आगरा के रहने वाले हैं। विदेशी से अब खबर है जहां विदिशा में सांसद खेल महोत्सव के तहत सोमवार के दिन भी कबड्डी प्रतियोगिता का खेल आयोजित किया गया। आयोजन स्टेडियम में हुआ है और इस आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए सांसद रमाकांत भार्गव ने कहा कि खेलों से तन मन स्वस्थ रहता है। हर गांव में कबड्डी का खेल होता है और इस कारण जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 28 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसमें हर रोज कम से कम 2 मैच खेले जाएंगे। कबड्डी का खेल आज से प्रारंभ हुआ है, इसमें और भी खेल शामिल होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सभी संसदीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो बहुत आगे जा सकती हैं, इन खेलों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय रमाकांत जी भार्गव ने विदिशा सहित रायसेन और झांसी सब जगह भी खेल महोत्सव के माध्यम से खेलों का आयोजन करके ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर दिया गया है। ये खेल लगातार 3 फरवरी तक चलने वाले हैं, इसमें और भी खेल शामिल होंगे। एक महोत्सव के रूप में और अब रुक करेंगे मुंबई का, जहां से खबर है कि बीती रात को मुंबई में चूना भट्टी में पनवेल पूर्व के उप महापौर जगदीश गायकवाड़ पर वंचित बहुजन अघाड़ी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आसपास उनका घेराव किया और उन पर हमला कर दिया है। जब वो बार में बैठे हुए थे उस दौरान की यह घटना बताई जा रही है। और सुजालपुर में प्रदेश सरकार जिले की पंचायतों में विकास और रोजगार मूलक निर्माण कार्य करवा रही है, लेकिन इसके बावजूद योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि नाली निर्माण कार्य में सारे नियमों को दरकिनार कर सरपंच और इंजीनियर कमीशन का खेल खेल रहे हैं। ग्राम पंचायत नरौला हीरापुर के सरपंच मनरेगा की वित्त योजना के तहत लगभग 5 लाख रुपए की राशि से होने वाले नाली निर्माण कार्य को नियमों के विपरीत कमीशन खोरी करने और राशि बचाने के लिए नाली निर्माण में भारी अनियमितता बरत रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुणवत्ताहीन नाली का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है।
सर मैं बोला था कि जो ये अपने यहाँ पर नरोला में जाते वो बन रही है, नाली बन रही है। हाँ हाँ सर उसमें जाल तो लगा नहीं रहे ये लोग। वही देखना है यार, मैं अब क्या है, मैं फ्री नहीं हो पा रहा। मैडम का ही फोन आया था कि मतलब जैसे एक बार जाके देख आओ। तो आज कमिश्नर साहब आए हैं, तो मैं आज तो नहीं, कल या परसों में जाऊंगा वहाँ पर, देख के आता हूँ उसको, है ना। हाँ हाँ नहीं तो सर जैसे क्या इसको कामकाज रुकवाओगे कि डबल से करवाओगे, क्या होगा? जैसे कंक्रीट वंक्रीट जो इन्होंने कर दिया है इसमें, इसके अंदर क्या करोगे? क्योंकि इन्होंने क्या करा, कंक्रीट के ऊपर ही सरिया लगा दी इन लोगों ने, खड़े सरिया, जाल तो बनाया नहीं उसमें कुछ भी। कंक्रीट के ऊपर? हाँ मैं एक बार विजिट कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ उसको, है ना भैया। हाँ ठीक है, चलो उसके बाद में करेंगे ना। ठीक। हाँ। बीजेपी नेता विधायक और आशीष शेलार ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखकर मुंबई में हो रहे वायु प्रदूषण के विषय पर कहा है। लिखा गया कि इस सर्दी में मुंबई में हवा का स्तर काफी गिर गया है और ये देखा गया है कि दिल्ली की तुलना में मुंबई की हवा बहुत प्रदूषित है, जो मुंबई को भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बनाता है। मुझे लगता है कि उनका भागम भाग है, ये हमारा डर बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के डर से कभी वो मुस्लिम और मराठी मुस्लिम की बात के पीछे भागते हैं, आप वंचित के पीछे भाग रहे हैं। तो किसी ने सही कहा है, किंचित और वंचित इकट्ठा होकर भी मुंबई की सेवा नहीं कर पाएंगे और हमारे डर से वो कितनी जगह पर भी जाए, सफलता उनके हाथ नहीं आएगी। कल उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के सम्मेलन में उन्होंने किया हुआ भाषण, यानी भागम भाग पार्ट 3 है, ये हमारे डर से यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। स्वयं ने कुछ करने का प्रयास नहीं किया। हम तो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुंबई महापालिका में जो फिक्स डिपॉजिट बचा है वो भारतीय जनता पार्टी ने चौकीदारी। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।